विजन आईएएस का न्यूज़ टुडे 11 जनवरी का आज का न्यूज। जुडिशियल ऑफिस जुडिशियल ऑफिसर्स सर्विस कंडीशंस मस्ट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जुडिशियल ऑफिसर का सर्विस का कंडीशन है मस्ट बी यूनिफॉर्म होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द सर्विस कंडीशंस of judicial officers, the Supreme Court has instructed all the high courts across to establish committee for service conditions of the district judiciary। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या इंश्योर किया कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए किसके सर्विस कंडीशन का, किसका, तो जुडिशियल ऑफिसर का। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड किए हैं ऑल द हाई कोर्ट्स अक्रॉस एस्टेब्लिश्ड अ कमिटी, एक कमिटी बैठाए किसके लिए, तो सर्विस कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैं उस पर कमेटी बैठाया जाए किसके लिए, तो सर्विस के कंडीशन के लिए। डिस टू जज कमेटी के कितने जज होंगे, तो 2 जज होंगे। बिल ओवरसी करेंगे क्या, तो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द ऑर्डर्स रिलेटेड टू पे। इम्प्लीमेंटेशंस क्या है उनके, किसके रिलेटेड, तो ऑर्डर्स टू पे में उसके पे का रिलेटेड। एंड ऑर्डर बेनिफिट्स एज पर सेकेंड नेशनल जुडिशरी पे कमीशन। सेकेंड नेशनल जुडिशरी पे कमीशन है उसके रिलेटेड में उनके बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं और उनके ऑर्डर से रिलेटेड पेमेंट क्या है, पे क्या है। Based on the separation of the powers doctrine, the Supreme Court rejected the argument that pay and allowance of the judiciary officers and other government officers should be equal। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जो कि बेस्ड किस पे बेस्ड था, द सेपरेशन ऑफ द पावर्स डॉक्ट्राइन पर। क्यों, आर्गूमेंट क्या था उसमें, कि उसमें ये था आर्गूमेंट में कि जो भी अलाउंस और पे एंड अलाउंस है उसको जुडिशरी एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हैं उसको इक्विवेलेंट किया जाए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये जो आर्गूमेंट है इस आर्गूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दिस डॉक्ट्राइन रिक्वायर्स ये डॉक्ट्राइन का रिक्वायर्स करा था द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स। प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस है किसके, स्टेट्स के। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी। शुड बी डिवाइडेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि टू द सेफ गार्ड ऑफ द सिटीजन के सेफ गार्ड के लिए, लिबर्टीज के लिए, गार्ड अगेंस्ट टायरनी के लिए। अब हम लोग जानते हैं अबाउट इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड किया है अपना सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट। जैसे कि यहाँ देखिए इंडियन कोर्ट सिस्टम, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया ये क्या है, एपेक्स कोर्ट है एट न्यू दिल्ली। मतलब यही सभी कोर्टों का मेन कोर्ट है और मेन यही काम करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है। वही यहाँ बताया जा रहा है कि सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट। उसके नीचे फिर क्या आते हैं, हायर कोर्ट्स एट द स्टेट यूनियन टेरिटरीज लेवल पर आता है, स्टेट पर हायर कोर्ट होता है। और उसके नीचे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। उसके सब 2 डिवीजन होते हैं, कौन सा, तो सिविल कोर्ट्स, सिविल जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब नेक्स्ट स्टेप में लोअर कोर्ट्स आर द थर्ड टायर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। रिफ्रेश यहाँ देख रहे हैं, लोअर कोर्ट है, थर्ड टायर है ये। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट। सभी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उस सभी डिस्ट्रिक्ट को एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेसिडाइज्ड बाय ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसको कौन प्रिसाइज करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। व्हिच इज प्रिंसिपली सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुडिशरी। उनका क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सिविल कोर्ट का होता है का ओरिजिनल जुडिशरी का। दे कैन ट्राई ऑल ऑफेंस, वह सभी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं इंक्लूडिंग क्या, तो पनिशमेंट विथ डेथ का भी। हाई कोर्ट्स हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन सबका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है, तो हाई कोर्ट्स करते हैं। ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द जुडिशरी इन द जुडिक्शन। जितने भी उनके जुडिक्शन होते हैं उसका कंट्रोल कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। इसी बात पर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने आर्टिकल्स में आता है और हाई कोर्ट का आर्टिकल्स कितना है। सुप्रीम कोर्ट के जज का
इम्पीचमेंट कौन करता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। WHO इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज 11 ICD-11 नाउ इंट्रोड्यूस्ड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 WHO का जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज 11 है, वो नाउ इंट्रोड्यूस कर दिया गया उसका कितना, तो मॉडल 2, उसका मॉडल 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो मॉडल 2 ऑफ सप्लीमेंट्री चैप्टर्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशंस अंडर ICD-11 इज डेडिकेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी, जिसको ASU बोलते हैं। कौन कौन सा, तो आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी। डेटा एंड टर्मिनोलॉजी। मॉड्यूल 2 का क्या है, तो सप्लीमेंट्री चैप्टर है उसका ऑन द किस पर, द ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन पर, किसके अंडर में है, तो ICD को, जिसको डेडिकेटेड किया गया है किससे, तो ASU से। कौन कौन से उस ASU का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी। It encompasses more than 500 कोडेड्स, 500 कोड से भी ज़्यादा इसमें इनकम्पेस किया गया है। इन्फेक्टियस डिजीज लाइक मलेरिया एंड लाइफस्टाइल डिजीज लाइक क्रोनिक इंसोम्निया आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें मलेरिया को भी, इन्फेक्शन डिजीज़ को भी इंक्लूड किया गया है और लाइफस्टाइल डिजीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज इज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्या करेगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशंस करेगा एंड कंपेरिजन्स ऑफ द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी डाटा का। इट्स ऑल्सो इंक्लूड, इसमें और क्या इंक्लूड किया गया है, द डेडिकेटेड चैप्टर्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे कि इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गए, चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन, जापान के ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया, अफगानिस्तान के ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर का इंक्लूड किया है। प्रीवियसली, इससे पहले जो भी ICD-11 थे, जो इंक्लूड किया था मॉड्यूल 1 में, वो क्या कवर कर रहा था, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशंस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट चाइना। जो एंशिएंट चाइना में ओरिजिनेटेड हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसको कवर्स किया था। कौन सा, तो मॉड्यूल 1 में। व्हिच इज नाउ कॉमनली यूज्ड इन, अब कहाँ कॉमनली यूज होता है, कहाँ पे साधारण यूज होता है, तो जापान में और कोरिया में। ICD-11 कम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2022, जनवरी 22 में ICD-11 को लाया गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ ICD-11, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक कैटेगरीज, जितने भी डायग्नोस्टिक कैटेगरीज हैं उसके लिस्ट को प्रोवाइड करना, और कलेक्ट एंड रिपोर्ट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसको कलेक्ट करना एंड रिपोर्ट को भी क्या करना, कैटेगराइज करना, डायग्नोसिस प्रोवाइड करना, क्या किस पर, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। कंडीशंस इन द इंटरनेशनली कंफर्टेबल मैनर, इंटरनेशनल कंडीशन ऐसा होना चाहिए इंटरनेशनली कंफर्टेबल मैनर में। लिंक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस विथ ग्लोबल कन्वेंशनल मेडिसिन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, उसको लिंक कर देंगे कि तो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस से किसके साथ में, तो ग्लोबल कन्वेंशनल मेडिसिन नॉर्म्स से और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। इनेबल इंटीग्रेशंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू इंश्योरेंस कवरेज एंड रिम्बर्समेंट सिस्टम in the line with WHO ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो WHO का ऑब्जेक्टिव हो गए किसके रिलेटेड, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रिलेटेड, उसी को इनेबल करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंश्योरेंस कवरेज वाले के साथ, और क्या, रिम्बर्समेंट सिस्टम। इंडियंस इनिशिएटिव फॉर द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ हेल्थ डाटा ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। इंडिया का क्या है इनिशिएटिव, द नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक नमस्ते पोर्टल को खोला गया है। तो प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज एंड मोर्टेबिलिटी कोड्स फॉर आयुर्वेदा के लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज और मोर्बिडिटी कोड्स को प्रोवाइड किया गया आयुर्वेदा के लिए, सिद्ध के लिए और यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन के लिए नमस्ते पोर्टल के द्वारा। आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम AHIMS
आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को कहा गया ए कॉम्प्रिहेंसिव आईटी प्लेटफॉर्म टू इफेक्टिवली मैनेज ऑल द फंक्शन ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स एंड पेशेंट्स केयर इन आयुष्मान एंड आयुष फैसिलिटीज। ये क्या करेगा, एक आईटी प्लेटफॉर्म है, एक आईटी प्लेटफॉर्म से कॉम्प्रिहेंसिव आईटी फॉर्म से क्या करेगा, इफेक्टिवली मैनेज करेगा कौन सा सभी फंक्शंस के किसके रिलेटेड, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स और पेशेंट्स केयर का इन द आयुष फैसिलिटीज जो है अपने इंडिया का। नेक्स्ट यूज में आते हैं क्या, तो महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस ऑल द पिटिशंस सीकिंग्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए। जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए का था, जो महाराष्ट्र स्पीकर क्या सभी को पिटीशन को डिसमिस कर दिया, जो कि अभी पहले क्या था, तो शिवसेना का उसमें महाराष्ट्र में पहले क्या था, तो शिवसेना का गवर्नमेंट था, बाकी अभी प्रेजेंट में क्या हो गया है, तो जो अभी प्रेजेंट में यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, वो मिलकर अपना शिवसेना से एक पार्टी से डिवीजन हुआ और वो सब मिलकर अपना बना लिया यहाँ पर महाराष्ट्र में सीएम पद, उसी के बारे में बोला जा रहा है। स्पीकर रिजेक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स अंडर एंटी डिफेमेशन लॉ एज द whip was now physically served to them and there were no other valid reasons। स्पीकर जो है महाराष्ट्र के, उसने रिजेक्ट कर दिए डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स, किसके अंडर में, एंटी डिफेमेशन लॉ के अंडर में, जो एंटी डिफेमेशन लॉ के अंडर में जो था उसको रिजेक्ट कर दिए। एंड विप वाज नॉट फिजिकली सर्व्ड, एंड विप को फिजिकली सर्व नहीं किया गया टू देम एंड देयर वर नो अदर वैलिड रीजन, और कोई अदर वैलिड रीजन नहीं दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि एंटी डिफेक्शनल लॉ क्या होता है। अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ और द 10 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कौन सा शेड्यूल में है, तो 10 शेड्यूल में है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और 1985 में। प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, पहले क्या होता था, इससे पहले कि जो मान लो कि ये एक स्टेट्स है, इस स्टेट्स में 10 मेंबर हैं और बहुमत के मेजोरिटी के लिए चाहिए इसमें 5, तो क्या होता था पहले कि जो बन जाते थे 5, ये लोग किसी और लीडर के साथ मिलके और किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलके, ये 5 मेंबर से तीन मेंबर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का एक आ गया और कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक आ गया, ये तीन पार्टी मिलकर ये अपना सीएम बना लेते थे मेजोरिटी में आकर। इसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शनल लॉ लाया गया था। कब, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में, जो कि 10 शेड्यूल में है। डिस्क्वालिफिकेशंस हैपेंड, डिस्क्वालिफिकेशन कब हैपेंड होगा, जब यदि एक मेंबर वॉलंटरी गिवन अप हिज पार्टी मेंबरशिप्स, जब एक मेंबर वॉलंटरी अपने आप से गिव अप कर लेगा वो अपने पार्टी मेंबरशिप से, वॉलंटरी गिवन अप हिज पार्टी मेंबरशिप, और votes abstains to vote in the house country to the decisions issued by his political party and such act as not been condemned by the party within 15 days। और क्या, votes और abstains, मान लो कि पार्लियामेंट है, उसमें वोट किसी भी बिल पर वोट देने के लिए किया गया और वो हाउस के कंटेम्प्टरी में वो डिसीजन इशू हो जाकर पॉलिटिकल पार्टी बोला कि आपको इसको वोट देना है और वो वोट नहीं देता है उसको, तब भी उसको कर जाएगा। और सच एज एक्ट्स ऑन हैज बीन कंडेम्ड, इसको सच एज नॉट कंडेम्ड किया जाएगा बाय द पार्टी विद इन 15 डेज, अगर 15 डेज के अंदर में उसको पार्टी कंडेम्ड नहीं करता है तो। एन इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम डिसक्वालिफाइड इफ ही सी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद और जो इंडिपेंडेंस खड़ा होता है और वो जीत जाता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब। अ नॉमिनेटेड मेंबर बिकम डिस्क्वालीफाई इफ ही या सी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, जब एक मान लो कि एक नॉमिनेटेड मेंबर को लोकसभा में है ना नॉमिनेट करने के लिए, तो वही नॉमिनेटेड मेंबर को अगर चुना जाता है और वह 6 महीना से पहले एक्सपायरी ऑफ
6 months एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, 6 महीने से पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। अगर वही 6 महीने के बाद में फ्रॉम डेट ऑफ द व्हिच ही टेक सीट्स, जब से वो सीट लिया है उसको 6 महीना तक के बाद में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब उसको स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? लॉ अलाउज अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज बीट और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइड्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स इन इट्स फेवर। एक्सेप्शन क्या है कि अगर लॉ अलाउज करता है क्या ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कर सकता है अनदर पॉलिटिकल पार्टी में, कब? जब एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर इज फेवर। मान लो कि ये पॉलिटिकल एक पार्टी है 1 2, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक को मन करता है कि 2 में हम मर्ज कर जाएं, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि पहला पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर जो हैं, जो कि लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, वह एग्री करेंगे तब इसका मर्जर माना जाएगा, नहीं तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा। यही एक एक्सेप्शन है। चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस हैव एब्सोल्यूट पावर इन डिसीजन सच केसेस। जो अभी जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र के केस में हुआ, और सही चेयरमैन ऑफ द स्पीकर जो भी हाउस के चेयरमैन होंगे स्पीकर, उसी के एब्सोल्यूट पावर होंगे डिसीजन इस सब केस के लिए, वो मानेंगे या ना माने। इन किहोटो होलोहान वर्सेस जाचिलहू 1992 Supreme Court held that the Speaker's decisions under the anti-defamation law is subject to judicial review। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी एंटी डिफेंशन लॉ का सब्जेक्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जो भी स्पीकर्स का डिसीजन जो रहेगा वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में आ सकता है। तो किसके केस में बोला गया था? तो किहोटो होलोहान वर्सेस जाचिलहू, ये इंपॉर्टेंट है केस। व्हाट अबाउट बीप के बारे में हम जानते हैं। इन पार्लियामेंट parlance, a whip may refer to a written order to party members to follow a certain directions। एक रिटन ऑर्डर दिया जाएगा किसी पार्टी मेंबर्स के लिए तो फॉलो करने के लिए एक सर्टेन डायरेक्शन को। अ डिसिग्नेटेड ऑफिसर्स ऑफ द पार्टी हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू सच अ डायरेक्शंस। डिजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा ऑफ द पार्टी का, वो ऑथोराइज करेंगे क्या कि सच डायरेक्शन इशू करेंगे, जो भी डायरेक्शन का इशू करेंगे उसको ऑथोराइज करने के लिए। द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ बीपिंग इंडियन लॉ मेकर्स टू फॉलो द पार्टी लाइन। यह टर्म ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ था? तो ब्रिटिश प्रैक्टिस का किसका? बीपिंग से। कहाँ पे? तो लॉ मेकर्स जब फॉलो करते थे अपने पार्टी के लाइन को। नेक्स्ट आते हैं। टी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शंस एंड रेसिलियंस ऑफ द इंडियन टी इंडस्ट्री। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो है उन्होंने बोला है कि इंडियन टी इंडस्ट्री के बारे में गहराई से सोचने के लिए और उस पर विचार करने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इट स्टार्टेड टी इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग चैलेंजेस। वो लोग चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिमिलर टू डार्क फेस की तरह। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिकेड में वो देयर मार्केट, उनका जो मार्केट है स्लम्प ड्रास्टिकली, बहुत गहराई से नीचे गिरा है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द टी इंडस्ट्री के द्वारा क्या चैलेंजेस फेस किया जा रहा है? कॉस्ट ऑफ वाइटल इनपुट्स ग्रो। जो कॉस्ट है वाइटल इनपुट्स ग्रो का 9 to 5% ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, वाइल टी प्राइसेस रोज बाई 4%। टी का प्राइसेस क्या है 4% तक ही राइज किया है, बाकी इनका जो कोस्टल इनका इनपुट्स है 9 से 5% हुआ है। वाइडनिंग गैप है कि बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में वाइडनिंग गैप है। डिक्लाइन इन द क्वालिटी में भी डिक्लाइन हुआ है। टू मेक टी एफोर्डेबल, टी को एफोर्डेबल बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? तो क्वालिटी में भी डिक्लाइन किए हैं। स्ट्रैंगनेटेड एंड अनसर्टेन एक्सपोर्ट्स, स्ट्रैंगनेटेड और अनसर्टेन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। स्टेप्स टेकन, क्या स्टेप्स लिया गया है? तो फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। थ्रो
टी बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाया गया है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। मिनी टी फैक्ट्रीज सेटअप टू इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप, जो भी मतलब छोटे छोटे टी फैक्ट्री का सेटअप किया गया है तो किसको इनकरेज करने के लिए, तो इंटरप्रेन्योर को इनकरेज करने के लिए। टेंडर फ्लोटेड फॉर फिक्सेशंस ऑफ प्राइस शेयरिंग फार्मूला फॉर प्राइस ऑफ ग्रीन लीव्स सप्लाइड बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड ग्रोवर्स। टेंडर फ्लोटर फॉर फिक्सेशन ऑफ द प्राइस शेयरिंग फार्मूला, फिक्सेशन करने के लिए टेन्योर फ्लोर किया गया किसके लिए, तब अब किसका, तो प्राइस शेयरिंग फार्मूला का किसके, तो प्राइस ऑफ द ग्रीन लीव्स सप्लाई, जो ग्रीन लीव्स का सप्लाई का जो ग्रीन लीव्स है उसके प्राइस का से सप्लाई करने के लिए किसके, तो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में और ग्रोवर्स के बीच में। जैसे कि मान लो कि ग्रोवर्स क्या है कि अपने ये ग्रीन लीव्स को ग्रो कर रहे हैं उस और मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच में जो भी प्राइस ऑफ द ग्रीन लीव्स का सप्लाई है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, प्राइस शेयरिंग फार्मूला बनाया गया है, तो टेंडर फ्लोट्स फिक्सेशन से। इन्हेंसमेंट्स ऑफ द रिमिशंस ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स फॉर टी एक्सपोर्ट्स। इन्हेंसमेंट मतलब कि बढ़ाए भी हैं किसके, तो रिमिशंस ऑफ ड्यूटीज को भी रिमिशंस ऑफ ड्यूटी का, और टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जितना भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके टैक्स पर भी, फॉर द टी एक्सपोर्ट्स, टी का जो एक्सपोर्ट होता है। मोबाइल ऐप, उस एक मोबाइल ऐप का भी बनाया गया है जो कि चाय सहयोग उस मोबाइल ऐप का नाम है, फॉर बेटर प्राइस रियलाइजेशंस, उसके बेटर प्राइस रियलाइजेशन के लिए। टी इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, इंडिया क्या है अपना सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है और ब्लैक टी का प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा, और फोर्थ लार्जेस्ट है टी एक्सपोर्ट का इन द वर्ल्ड में। इट्स एम्प्लॉयज 1.60 मिलियन वर्कर्स डायरेक्टली, 1.16 मिलियन वर्कर्स है जो डायरेक्टली एम्प्लॉय हैं इसमें, और स्मॉल टी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन नियरली 52% है टोटल प्रोड्यूस। असम कितना प्रोड्यूस करता है, तो 55% ऑफ द टोटल टी प्रोड्यूस इन इंडिया, जितना इन टोटल इंडिया में होता है उससे 55% असम ही सिर्फ प्रोड्यूस करता है। 1350 मिलियंस ऑफ केजी इन 2023, पिछले साल कितना किया गया था, तो 1000, एक मिनट, पिछले साल कितना किया था, पिछले साल कितना प्रोड्यूस किया गया था, तो 1355 किलोग्राम केजीज इन 2023। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब हम लोग जानते हैं टी एसोसिएशन के बारे में क्या है, तो इट्स प्रीडोमेटरी एंड एसोसिएशन ऑफ द नॉर्थ इंडियन टी प्रोड्यूसर्स इन ऑर्गेनिक सेक्टर ऑफ इंडियन टी इंडस्ट्री। ये क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया टी प्रोड्यूसर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये है, प्रीडोमेंटली है ऑफ इंडियन टी इंडस्ट्री का। फॉर्म कब किया गया था, तो 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ट्रेड को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है कॉमर्स में, और इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस विद टी, इंडस्ट्री जो भी एसोसिएशंस हैं टी के साथ में, जो भी इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं टी के साथ में उसको भी प्रमोट करना है। एडवाइस एंड रेंडर असिस्टेंस, जो भी एडवाइस एंड रेंडर असिस्टेंस है उसको करना है किसके साथ में, तो मेंबर ऑफ द एसोसिएशंस के साथ में। रिप्रेजेंट मेंबर बिफोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, जितना भी मेंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना किसके सामने, पहले तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के सामने जो कि, और टी बोर्ड के सामने। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल वर्कशॉप ऑन रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स इन एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। एड्रेस करने के लिए जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है ऑर्गेनाइज, जो जेंडर
बेस्ट बेस्ट वायलेंस जो होता है उसको एड्रेस करने के लिए नेशनल वर्कशॉप किया गया किस पर, तो रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट पर एक नेशनल वर्कशॉप किया गया किसको एड्रेस करने के लिए, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए। ड्यूरिंग वर्कशॉप के दौरान पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस जीबीवी, पंचायत को फ्री किया जाए जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए, इसलिए एक हैंडबुक तैयार किया गया और उसको किसको दिया गया, एक हैंडबुक दिया गया किसको, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत के, उनके लिए एक हैंडबुक तैयार किया गया है, उसी को रिलीज किया गया। नीड टू एड्रेस जीबीवी इन रूरल इंडिया, वाइड प्रिवेलेंस, बहुत वाइड प्रिवेलेंस है किसका, तो सेंसिटिव इशू, कौन कौन से, तो चाइल्ड मैरिज का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, डोमेस्टिक वायलेंस का इन रूरल एरिया में। कमिटमेंट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंडर में क्या कमिटमेंट लिया गया है, जैसे कि कन्वेंशनल्स ऑन एलिमिनेशंस ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वोमेन एंड कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। डिस्क्रिमिनेशंस वोमेंस का, तब गांव में क्या होता है कि वोमेन जो है वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती है, बड़े आदमी के सामने, या बाहर सामान लाने नहीं जा सकती है, उसका सिर्फ काम क्या है, तो घर के खाना बनाना है, पशु को पालना है, यही सब। और चाइल्ड से रिलेटेड क्या है, तो चाइल्ड से दुकान पर काम करने के लिए उसको स्कूल नहीं भेजा जाता है, उसको स्कूल भेजने के समय पर देखा जाता है कि खेत में एक फील्ड में काम किया करवाया जाता है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। प्रमोट SSG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है उसको प्रमोट करने के लिए कि जेंडर बेस्ड प्लान एड्रेसिंग जीबीटी विल प्रमोट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। लोकलाइजेशंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका लोकलाइजेशन करने के लिए, कौन जो थीम उसका 9 है, एम 9 थीम का एम क्या है, तो वोमेन फ्रेंडली विलेज, जितने भी विलेज है उसको वोमेन फ्रेंडली होने के लिए। इंश्योरिंग प्रोटेक्शंस, वोमेन का प्रोटेक्शन का इंश्योर करने के लिए। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए उसका। रोल ऑफ PRIs इन एड्रेसिंग जीबीवी, पंचायती राज इनिशिएटिव्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकने के लिए, उसी के बारे में रोल। इंटीग्रेशंस ऑफ द वोमेन्स इशू इन द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जितने भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उनमें वोमेन इशू का इंटीग्रेशन करने के लिए इंश्योरिंग जेंडर बेस्ड प्लान को इंश्योर करके। प्रोमोट लीगल लिटरेसी को प्रमोट करना, काउंसलिंग सर्विस और वल्नरेबल पीपल के बीच में से। ऑर्गेनाइज महिला सभा, जितने भी सभा है उसमें महिला सभा का ऑर्गेनाइज करना। टू इंश्योर वोमेन्स पार्टिसिपेशंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस, अब मान लो कि महिला सभा का जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो जितने भी गांव के औरत हैं या महिला हैं या लड़कियां हैं उनको एक जेंडर बेस्ड पे भी इक्वल में लाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य भी रहेंगे। और उनको इंश्योर करना होगा कि जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें वोमेन प्रैक्टिस करे, कि हाँ कि जैसे कि एक पंचायत में सभा रखा गया, उसमें सभी लोग आ गए, वोमेन भी और मेन भी, तो डिस्कशन किया जा रहा है कि एक पंचायत है, जैसे कि ठंडी का सीज़न है, गांव में क्या होता है ठंडी के सीज़न में कि पशुओं को चारा के लिए या पानी की कमी या जरने के लिए, जो जिससे खाना वाना बनाते हैं उसके इंश्योर करने के लिए कि हाँ शाम हो चुका है तो वहाँ पे कैसे पशुओं को खाना या पशु का पालन कैसे करना पड़े, इस सब के डिसीजन के लिए भी। या मान लो कि पानी की कमी होगी है तो पानी की कैसे पूर्ति किया जाए, या खाना बनाने के लिए तो जलावन के लिए कि हाँ जलावन की कमी हो रही है या ठंडी के कारण जलावन काम नहीं आ पा रहे थे, ये सब को डिसीजन लेने के लिए अगर महिला भी रहेगी तो महिला के काम के क्या आता है, जैसे पशु के पालन के लिए तो महिला गांव में क्या होता है पशु के पालती भी है, उसके देखभाल भी करती है, खाना बनाने के जलावन का भी वो इकट्ठा करती है। इस सब पे एक डिसीजन बनाएगी तो उसका भी अपना एक डिसीजन होगा, राय होगा ना। इसलिए किया जा रहा है कि लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो
इसलिए महिलाओं को भी डिसीजन जब मेकिंग किया जाए, जब डिसीजन दिया जाए तो उसमें भी महिलाओं का भी हिस्सा होना चाहिए। महिला सभा होगा तो उसमें भी अपना हिस्सा लेगी और अपना डिसीजन देगी। प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वोमेन। वोमेन के लिए प्रमोट करना चाहिए क्या स्किल डेवलपमेंट, कि हाँ घर महिला है तो उसको स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि सिलाई करने के लिए, या कुछ चीज़ मेडिसिन का रैपिंग करने के लिए, या कुछ बॉक्सिंग बनाने के लिए, सब में भी उसका स्किल डेवलपमेंट हो कि वह अपना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को गेन कर सके, और उसको इकोनॉमिक गेन हो सके, घर पर बैठे बैठे कमा सके, उसको इनकम मिल सके। सेफ्टी ऑडिट्स, सेफ्टी को भी किया जाए, क्रिएट अ सेफ स्पेस। स्ट्रेंथन द गवर्नेंस विद सिविल सोसाइटी, SGS फॉर द एड्रेसिंग GBV। अब दूसरे पे आते हैं। डेनमार्क अनाउंसेस ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। डेनमार्क क्या है कि अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव के लिए। इंडिया के मतलब ग्रीन फील्ड अलायंस इंडिया का जो है उसका इनिशिएटिव जो किया गया है, उसके डेनमार्क ने अनाउंस किया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये किसका पार्ट है, तो GSP का है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। साइन इन 2020 के बिटवीन इंडिया और डेनमार्क के बीच में साइन किया गया था 2020 में। तो वही बोला था, डेनमार्क को बोला कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया जो है GFAI, उसके इनिशिएटिव मतलब शुरुआती को डेनमार्क ने अनाउंस कर दिया। कब, तो इसका साइन कब किया गया था, किसके पार्टनरशिप में, तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया था 2020 में, किसके, इंडिया और डेनमार्क के बीच में। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया में सस्टेनेबल एनर्जी का ग्रोथ होना, बाय इनकरेजिंग कोलेब्रेशंस अमॉन्ग द बिजनेस। किसके साथ में, तो कोलेब्रेशन करने के लिए बिजनेसेस के साथ में, गवर्नमेंट इंटिटीज़ के साथ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में, फॉर बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री के साथ में। इंस्पायर्ड बाय किससे इंस्पायर है, तो इनिशिएटिव्स लाइक इंडियन डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑन ग्रीन फ्यूल्स। ये इंस्पायर है, जैसे कि इनिशिएटिव्स, जैसे ये इनिशिएटिव इंस्पायर है कैसे, जैसे कि इंडियन डेनमार्क एनर्जी का पार्टनरशिप को लेकर, और ज्वाइंट इन लोग जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे एफर्ट्स को किस पर, तो ग्रीन फ्यूल्स पर। गोल्स एंड सिग्निफिकेंस, स्ट्रेंथ क्या है, तो कोलाब्रेशंस इन द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लेकर। एडवांस ज्वाइंट गोल्स टुवर्ड्स द कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब कि 2070 तक का एम है, कि यहाँ पर दिया हुआ है 2017 तक का एम है क्या, कि कार्बन के इमिशन जीरो होना चाहिए इंडिया का। तो उसी पर क्या है कि ज्वाइंट गोल है टुवर्ड्स के लिए, तो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए। इनेबल्स रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इनेबल करना, तो प्रोडक्शंस इन द इंडियन टुवर्ड्स एम्बिशंस टू द गोल द लीडर्स इन द ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन। जो भी ग्लोबल लीडर बनना है जिसमें तो ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में, उसी में क्या करना है, इनेबल करना रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शंस इन इंडियन टुवर्ड्स इंडिया में। हेल्प्स इन एक्सेलरेटिंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2027। हेल्प करेगा एक्सेलरेटिंग करने में, आगे बढ़ाने में किसका, तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2027 तक। फोस्टर इनोवेशंस, कोलेब्रेशंस एंड पार्टनरशिप्स अमॉन्ग द फर्म्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट के ऊपर समझिए इनोवेशंस का। ऑर्डर सिमिलर पार्टनरशिप्स इनिशिएटिव्स बाय इंडिया। और क्या इनिशिएटिव किया गया पार्टनरशिप्स इंडिया के द्वारा, तो यूएस के साथ, तो यूएस और इंडिया के साथ में क्या है, तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यूएस के साथ कौन सा है, तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन किसके साथ, तो इंडिया साउथ अरेबिया के साथ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन सा है, तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस किसके साथ में, तो फॉर्म्ड बाय ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दो है, कौन कौन सा, तो पहला सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में क्या था, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। और दूसरा क्या, तो उसमें इंक्लूड कौन कौन से, तो ब्राज़ील, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट है, कौन सा, तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। क्वाड्स क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप्स फॉर द क्लीन एनर्जी।
Green fuels, also called green hydrocarbons, biofuels, are fuels produced from the biomass sources through the variety of the biological and thermochemicals process. ग्रीन फ्यूल्स को क्या बोलते हैं? और द ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स, बायोफ्यूल्स और फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहाँ से को फ्यूल प्रोड्यूस्ड होता है? फ्रॉम द बायोमास सोर्सेज, किससे? द वैरायटी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड थर्मोलॉजिकल प्रोसेस से। ऑल्सो इन न्यूज, ये भी न्यूज में है क्या? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक्स ट्रेंड 2024 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया गया था? आईएलओ के द्वारा। आईएलओ कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया। कौन सा? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड टू 2024। आईएलओ इज ओनली ट्राइपार्टाइट, आईएलओ मतलब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली tripartite UN agency with government employment and work replacement forms in 1919। 1919 में आईएलओ का गठन किया गया। एक ऐसा, ये सिर्फ ट्राइपार्टाइट यूएन का एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट भी मिल रहता है, एम्प्लॉयर भी रहता है और वर्क रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। की हाईलाइट्स क्या है इसका? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट डिटोरेटेड सिग्निफिकेंटली कवर इन 2023। माइक्रो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट डिटोरेटेड सिग्निफिकेंटली कवर किए थे कब? 2023 में। डिस्पाइट स्लो डाउन ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 वाज मोडेस्टली हायर देन एंटिसिपेटेड। डिस्पाइट स्लो डाउन ग्लोबल जो ग्रोथ है 2023 में वाज मोडेस्टली हायर देन एंटिसिपेटेड से। रियल वेजेस डिक्लाइन इन मेजोरिटी ऑफ द G20 कंट्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो कि लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसमें इन्फ्लेशंस का हो गया, जिसके कारण क्या होगा? रियल वेजेस क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। रियल वेजेस जो डिक्लाइन किसको? मेजोरिटी ऑफ द, जितने भी मेजोरिटी G20 कंट्रीज हैं उनका, इन्फ्लेशन के द्वारा। और इन्फ्लेशन का रीजन क्या होगा? तो रसिया और यूक्रेन का वार, और इधर हमास से लेकर वार हो गया। इसके में ऑर्डर मेजर रिपोर्ट्स कौन सा है आईएलओ का? तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट्स और वर्ल्ड ऑफ द वर्क रिपोर्ट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स, नाइजीरिया हैज डिस्ट्रॉय $11.2 million वर्थ सीज्ड एलिफेंट टस्क। जितने भी 11.2 मिलियन का एलिफेंट टस्क है, मतलब एलिफेंट का जो टस्क है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया क्या? तो नाइजीरिया ने। अर्लियर ट्रेड ऑफ इवोरी वाज बैंड ग्लोबली इन 1989। 1989 में ट्रेड ऑफ द आइवोरी का क्या था? बैन किया गया था ग्लोबली, पूरे विश्व में 1989 में। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल्स वॉकिंग ऑन द अर्थ। अफ्रीकन एलिफेंट क्या है? अफ्रीकन हाथी जो है अपने अर्थ पर वॉकिंग मतलब जो चल सके, वो लार्जेस्ट एनिमल है वॉकिंग ऑन द अर्थ पर, अफ्रीकन एलिफेंट। देयर आर टू टाइप्स, वो दो प्रकार के कौन कौन सा? तो सवाना एलिफेंट्स और फॉरेस्ट एलिफेंट्स। सवाना एलिफेंट्स क्या है? इंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट एलिफेंट का है? क्रिटिकल इंडर्जेंट है। IUCN का रिपोर्ट मालूम। कंपेरिजन्स विथ एशियन एलिफेंट, इसको कंपेरिजन किया जाए अफ्रीकन एलिफेंट्स के एशियन एलिफेंट के द्वारा, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव कंपैरेटिवली लार्जर ईयर्स। जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसका ईयर जो कान होता है, जो ये मान लो कि ये हाथी है, यहाँ मान लीजिए ये हाथी है, इसका जो कान है, ये जो कान है ये जो कान अफ्रीकन हाथी का क्या रहेगा? उसका बड़ा बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। और इंडियन का क्या रहेगा? तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा कंपेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट का। वही बोल रहा है कि अफ्रीकन एलिफेंट हैव कंपेरेटिवली लार्जर ईयर्स। बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव टस्क अनलाइक ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स। यहाँ क्या गया? तो बोथ
जो मेल और फीमेल रहेंगे, मेल और फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट है उसके हैव टस्क रहेगा दोनों के पास, अनलाइक और एशियन एलिफेंट के क्या होता है कि सिर्फ इस मेल के पास होता है। ओरल फैक्ट्स, और दूसरा क्या फैक्ट है, द फीमेल एलिफेंट्स मैट्रियार्क लीड्स डियर हर्ड। जो फीमेल एलिफेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लीड करते हैं अपने हर्ड को, अपने जो हर्ड है उसको लीड करती है। एलिफेंट्स हैव gestation पीरियड ऑफ 22 months, लॉन्गेस्ट इन मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं उनसे जेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का सबसे बड़ा होता है, कितना, 22 मंथ्स का। और धरती पर अपने पूरे विश्व में वॉकिंग एनिमल्स को लेकर सबसे बड़े एनिमल्स यही एलिफेंट ही हैं। कौन से एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट। और एलिफेंट के जेस्टेशन पीरियड क्या, 22 मंथ्स। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, MMT argue that the countries that issue their own currency can never run out of money the way people of the business can. Modern monetary theory आर्ग्यू दैट कंट्रीज है कि इशू देयर ऑन करेंसीज कैन नेवर, हाँ कभी भी वह रन आउट नहीं हो सकता है मनी से जब वे पीपल और बिजनेस कैन, जब बिजनेस पीपल करेंगे तब। एज लॉन्ग एज देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे हैं, इट कैन फॉर गवर्नमेंट के लिए क्या है, इट कॉल्स फॉर गवर्नमेंट स्प्लेंडिंग विदाउट बीइंग कंसर्न अबाउट फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इट कॉल्स फॉर गवर्नमेंट्स के लिए कॉल क्या है कि ये फिजिकल डिफिसिट का कंसर्न किए बिना स्पेंडिंग विदाउट, वो स्पेंड करे विदाउट बीइंग कंसर्न अबाउट फिजिकल डेफिसिट को लेकर। एज लॉन्ग एज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब एट फुल एम्प्लॉयमेंट मनी मॉनेटरी थ्योरी प्रिस्क्राइब्स टैक्सेस एंड गवर्नमेंट बोरोइंग टू काउंटर इन्फ्लेशंस। जब फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है तो गवर्नमेंट और टैक्स टू प्रिस्क्राइब टैक्सेस एंड गवर्नमेंट बोरोइंग टू काउंटर इन्फ्लेशन, काउंटर के लिए इन्फ्लेशन से काउंटर किया जा सकता है। मोनेटाइजेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट्स अलायंस विथ दिस थ्योरी, इट इन्वॉल्व्स सेंट्रल बैंक्स प्रिंटिंग करेंसी फॉर इमरजेंसी स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। जब इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग, इट इन्वॉल्व करता है सेंट्रल बैंक को प्रिंटिंग करने के लिए करेंसी को। इंडिया सीज दिस प्रैक्टिस इन 1996, इंडिया इसको सीज कर दिया 1996 में बाय MOU बिटवीन द RBI एंड गवर्नमेंट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में। लीड एक्सपोजर, many parts of Orissa is reportedly suffering from lead contaminations in Orissa। उड़ीसा के बहुत सारे पार्ट में रिपोर्टली है कि सफरिंग कर रहे हैं किससे, तो लीड कंटामिनेशन से। सोर्स ऑफ द लीड एक्सपोजर, सोर्स क्या है लीड एक्सपोजर का, तो इंक्लूडिंग माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितना भी ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग को लेकर, एंड लीड एसिड बैटरी, जितना भी लीड एसिड बैटरी है उससे, प्लम्बिंग से और लीड पेंट से। लीड एक्यूमुलेट्स इन बॉडी एंड गेट डिपॉजिट्स इन द बोन्स एंड टीथ। लीड एक्यूमुलेट्स क्या करता है, बॉडी में गेट डिकम्पोजिट हो जाता है और किस में, बोन्स और टीथ में। इट पोजेस सर्व हेल्थ रिस्क, ये हेल्थ को भी सर्व कर इट पोजेस सर्व द हेल्थ रिस्क, इंक्लूड क्या थे, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, डेवलपमेंट डिलेज, बिहेवियर डिस्ट्रॉयर्स इन चिल्ड्रेन में क्या करेगा, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स करेगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, डेवलपमेंट डिलेस हो जाएगा, डिले होगा और बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाएगा चिल्ड्रेन में। लीड पोजिशंस इज ऑफन द सिस्टमैटिक अर्ली स्टेज लीडिंग टू डिले डिटेक्शंस। लीड पॉइजनिंग है, जो लीड पॉइजनिंग क्या है, सिस्टमैटिक अर्ली स्टेज पर, ऑफ्टन सिस्टमैटिक अर्ली स्टेज लीडिंग टू डिले डिटेक्शन, और डिटेक्ट करने में डिले होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर
ड्यू टू लीड पॉइजनिंग अक्रॉस द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में कम से कम 1 मिलियन पीपल डेथ कर जा रहे हैं किससे एवरी ईयर, किससे, तो लीड पॉइजन्स के द्वारा। टेक्निकल टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस इज ओरिजिनल फॉरेस्टिंग इनोवेशंस इन द टेक्निकल टेक्सटाइल हैकथॉन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है के अंडर में जो नेशनल नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है उसमें ऑर्गेनाइज और किसने ओरिजिनिंग किया है किसका, तो फॉरेस्टिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल हैकथॉन। टेक्निकल टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चरर्स फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या मैन्युफैक्चर के लिए है, तो टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रेदर देन एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव फीचर्स। एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव फीचर्स क्या है, रेदर देन एस्थेटिक एंड डेकोरेटिंग फीचर्स के अलावा इसका क्या काम है, फॉर किसके लिए, तो टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस फंक्शंस का प्रॉपर्टीज है रेदर देन डेकोरेटिंग फीचर्स। दिस इंक्लूड्स, एक और क्या इंक्लूड करता है, तो एडवांस फाइबर यूज इन अर्गोटेक टेक्सटाइल, बिल्डटेक, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल्स, मेडिटेक, मेडिकल टेक्सटाइल में इंक्लूड करता है क्या, एडवांस फाइबर को किसके यूज में, तो एरोटेक में भी, बिल्डिंग टेक में भी और मेडिटेक में भी। NTTM लॉन्च कब लॉन्च किया गया था, तो 4 ईयर्स के लिए 2021 से 2023 से 2024 प्राइमरली फोकस किस पर, तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस पर, अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ एजुकेशन स्किल्स एंड मार्केट प्रमोशन के लिए फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल। क्लासपेई, कैनबिस बेस्ड ड्रग्स फॉर epilepsy। cannabis based drugs for epilepsy, classpae drugs has been proposed by ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। जितने भी ड्रग्स है वो प्रपोज किसके द्वारा किया जाता है, तो DCGI के द्वारा, ड्रग्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ड्रग्स कंटेंस टेट्राहाइड्रोकार्बोनिल कैनेबियोल टेट्रा हाइड्रोकैनाबियोल content below 0.1%. THC is active ingredient of cannabis। THC क्या है, जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसका, तो कैनेबिस का। हम लोग कल या परसों वाले न्यूज़ में बोले थे ना कैनेबिस के बारे में, उसी के रिलेटेड ये भी न्यूज़ है। इन इंडिया सेल एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द कैनेबिस रिजाइन एंड कैनेबिस रीजिन एंड फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। इंडिया में क्या है, सेल और प्रोडक्शन उस कैनेबिस का और उसके फूल का प्रोहिबिटेड है, बैन है। बट यूज ऑफ द लीव्स एंड सीड्स इज परमिटेड। उसका पत्ता का और बीजा का यूज करना अलाउ है। अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है 1985 के द्वारा कैनोबी का फ्लावर्स बैन है इंडिया में, बट उसके लीव्स पत्ते और बीए जो उसके सीड्स हैं उसको परमिट दिया गया है। एपिलेप्सी इन क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ ब्रेन सिस्टम्स इंक्लूड्स रिकरेंट सीजर्स, brief episodes of involuntary movements, loss of consciousness। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ये क्यों न्यूज में था, तो इंडियन नेवी अनवील्स इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV कॉल्ड दृष्टि 10 स्टारलाइनर। इंडियन नेवी है जो अनवील्ड किए हैं, उजागर किए हैं किसका, तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर, इंडिया का पहला इंडिजीनियस अपने भारत में ही बना हुआ UAV को, किसका,
तो इंडिया का पहला बना हुआ उसका क्या नाम है, तो डिस्ट्रिक्ट-10 स्टारलाइन। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब जितने यूएवी का मतलब है कि जिसमें ह्यूमन नहीं होते हैं, अनमैन मतलब कि उसमें ह्यूमन रहेगा, और एरियल व्हीकल्स जितने भी एक एरियल व्हीकल्स के लिए होता है उसके लिए, जैसे कि मान लो ये एक टापू है तो इसको एरिया को निगरानी करने के लिए, इसको देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए यूज होता है, उसे यूज होता है, उसको हम लोग उसी को बोलते क्या, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। उसी ने इंडिया ने अपना पहला स्वदेशी बना लिया है और इंडिया नेवी ने इसको अनवील किया है, जिसका नाम है दृष्टि-10 स्टारलाइन। इट इज़ एन एडवांस इंटेलिजेंस सर्वाइलेंस एंड रिकॉग्निशंस प्लेटफॉर्म। यह क्या है, एक इंटेलिजेंस है और सर्विलेंस कर सकता है, और रिकॉग्निशंस प्लेटफॉर्म है, ISR। इट इज अ मीडियम एल्टीट्यूड्स लॉन्ग इंड्योरेंस। यह क्या है, एक मीडियम एल्टीट्यूड्स, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड्स में, जैसे कि यहाँ अर्थ से ये स्पेस है, तो मीडियम एल्टीट्यूड के लिए है, जो कि लॉन्ग इंड्योरेंस है, मेल है। यूएवी बीट अ 450 kg पेलोड कैपेसिटी। इसका कैपेसिटी क्या है, 450 पेलोड कैपेसिटी है। यह क्या है, तो मेल है, मीडियम एल्टीट्यूड्स लॉन्ग इंड्योरेंस, और इसका पे कैपेसिटी क्या है, पेलोड कैपेसिटी 450 kg है। इट इज़ ओनली ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ द, ये ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए है। बिट्स नाटोस स्टैंड 4671 सर्टिफिकेशंस फॉर द यूएवी सिस्टम एयरवर्थीन्स। इसका ये ओनली है कि ऑल वेदर में भी मिलिट्री प्लेटफॉर्म के काम कर सकता है, किसके साथ भी, तो नाटो का स्टैंजेंस 4061 सर्टिफिकेशन के लिए, किसके, तो यूएवी सिस्टम्स एयरवर्थीनेस। इट हैज़ ओवर 60% इंडिजीनियस कंटेंट। इसके पास क्या है, तो 60% इंडिजीनियस कंटेंट है, 100% नहीं, 60% इंडिजीनियस कंटेंट है। द यूएवी वुड प्रमोट द नेवीज मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होता है, प्रमोट करते हैं नेवी को, किस लिए, तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, जो भी मैरीटाइम का अवेयरनेस है उसके लिए, एंड ऑगमेंट देयर एंटी पायरेसी एंड सीबोर्न मिशंस, और एंटी पायरेसी के लिए और सीबोर्न मिशन के लिए भी। पारा डिप्लोमेसी। विब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट that over the year has emerged as a key tool of para-diplomacy was inaugurated. विब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जितने भी मतलब ओवर द ईयर जितने भी गुजरात समिट हुए हैं, इससे एक इमर्ज हुआ है क्या, तो की टूल ऑफ द पारा डिप्लोमेसी का इनॉग्रेटेड हुआ है। कि जितने भी गुजरात समिट हुए हैं उससे क्या हुआ है कि ओवर द ईयर में एक इमर्ज हुआ है, किसके दो इमर्ज हुआ है, गुजरात समिट कैसे, की टूल ऑफ पारा डिप्लोमेसी के द्वारा। जैसे पारा डिप्लोमेसी का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ना एक राज्य का, जैसे गुजरात राज्य है, उसके हितों को आगे बढ़ावा देना, उसी को हम लोग पारा डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो वही का इमर्ज हुआ, इनॉग्रेटेड हुआ। तब वही आगे पढ़ते, पारा डिप्लोमेसी क्या है, ऑल्सो नोन एज द स्टेट डिप्लोमेसी, बोले ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसी राज्य के हितों के आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टेट डिप्लोमेसी एक स्टेट का डिप्लोमेसी है। सब नेशनल डिप्लोमेसी मतलब एक नेशनल के द्वारा एक सब नेशनल, मतलब नेशन तो मेन हो गया, उसका सब नेशन उसके स्टेट्स हो जाते हैं, तो उसी का सब नेशन डिप्लोमेसी है। डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल गवर्नमेंट्स टू इंगेज इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। वही है इंटरनेशनल रिलेशन को इंगेज करना सब नेशनल गवर्नमेंट से। इट्स एनेबल द रीजनल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश बिजनेस नेटवर्क, शेयर नॉलेज एंड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये इनेबल करता है रीजनल गवर्नमेंट को कि एस्टेब्लिश करे बिजनेस का नेटवर्क, नॉलेज को शेयर करे फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ। पावर डिविजन्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स,
यूनियन और स्टेट्स के बीच में भी पावर का डिवीजन होता है। क्रूशियल फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म फैसिलिटीज ऑफ द परा डिप्लोमेसी। परा डिप्लोमेसी का क्रूशियल फीचर्स क्या है? क्रूशियल फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म समझ गए, उसका क्रूशियल फीचर्स है। गुजरात में डायमंड सेंटर भी हो गया है, डायमंड सेंटर का भी इनॉग्रेशन हो गया है, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम बनाया गया है। इसी सब को लेकर भी पारा डिप्लोमेसी किया जा रहा है। गुजरात में वो बहुत सारे भी समिट हुए हैं, जिसके कारण ये न्यूज में रहा, और इनॉग्रेटेड हुआ किसका था कि पारा डिप्लोमेसी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, जो कौन सा प्लेस है जो आज के डेट में न्यूज में रहा? तो इक्वाडोर इसका कैपिटल क्या है? तो क्विटो। इक्वाडोर कहाँ पे है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर हैज डिक्लेयर्ड नेशनल वाइड इमरजेंसी फ्लोइंग एस्केप ऑफ द हाई प्रोफाइल प्रिजनर। इक्वाडोर है जो अभी डिक्लेयर कर दिया है नेशनल वाइड इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि हाई प्रोफाइल प्रिजनर है, जो इसका हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर था वो एस्केप कर गया, भाग गया है, इसलिए इक्वाडोर ने नेशनल वाइड इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पॉलिटिकल फीचर क्या है इक्वाडोर का? तो साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, ओपनिंग टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है, यहाँ पैसिफिक ओशन। बॉर्डर बाय कोलंबिया, नॉर्थ में क्या है? कोलंबिया का बॉर्डर है, और साउथ में क्या है? पैसिफिक ओशन है इन द वेस्ट में, और साउथ में पेरू क्यों है? कहाँ पे है? तो साउथ में। इट इंक्लूड्स पैसिफिक आर्चिपेलागो ऑफ गलापागोस आइसलैंड। ये कौन कौन से आइसलैंड के साथ में है? तो गलापागोस आइसलैंड और पैसिफिक आर्चिपेलागो आइसलैंड, मतलब पैसिफिक आइसलैंड ऑफ गलापागोस आइसलैंड। जियोग्राफिकल फीचर्स का क्या है? तो हाईएस्ट पीक कौन सा इसका था? चिम्बोराजो। मेजर वोल्केनो कौन सा है? तो कोकोपाक्सी, रेवेंटाडोर, सेरा नेग्रा। मेजर रिवर्स पास्टाजा, नापो, मोरोना। सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर फ्रॉम विच इट्स डिराइव्ड इट्स नेम। इक्वेटर के साथ में सिचुएटेड है, इक्वेटर पर, इसलिए इसका नेम डिराइव्ड किया गया है इक्वाडोर, क्योंकि ये इक्वेटर पर, यहाँ से इक्वेटर जाती है, इमर्जी लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। क्लाइमेट क्या है? तो ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट। ये देख लीजिए इक्वाडोर है, इसका राजधानी क्यूटो है, नॉर्थ में कोलंबिया है, साउथ में पेरू है, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है पड़ा जाता है, और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, सॉरी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ये कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है? ये रहा आज का न्यूज। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज का न्यूज़ का डिस्कशन, और आप लोग चाहेंगे तो इससे भी और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। ये था विजन का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने से भी कुछ अच्छा मटेरियल बना सकूँ न्यूज़ को रीडिंग कर ये था। और जैसे कि मैं अब आप लोग को कमेंट में, और आप लोग पढ़ के भी आइएगा क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है, हाई कोर्ट्स कौन से आर्टिकल्स के अंडर में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जज का इम्पीचमेंट कैसे होता है, और सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर कितना तक रहता है, और ये था। और दूसरा आप लोग ये आइएगा पंचायती राज कौन सा आर्टिकल से 200 से समथिंग कि कितना से कितना बीच में आता है, कौन सा शेड्यूल में आता है, पंचायती राज कब एस्टेब्लिश्ड इंडिया में किया गया था, मतलब पंचायती राज को थोड़ा सा ओवरऑल लुक कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू, डेट्स ऑल। जो भी गलती हो आप लोग बताइएगा, कमेंट्स करके रिव्यू दीजिएगा। डेट्स ऑल, गुड नाइट, थैंक यू।